गुड मॉर्निंग एवरीवन। अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे हम। प्राकृतिक संपदा क्या होता है? हमारे चारों ओर जो स्थल, जल और वायु है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संपदा। क्या है? स्थल, जल और वायु। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत जो होती है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, और पृथ्वी के 75% भाग पर क्या है? जल है। ठीक है। तो यहाँ भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। इन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे? जल मंडल। यानी कि जो पृथ्वी की स्थल मंडल पर जो जल है या पृथ्वी के अंदर जो जल है, जो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, इस सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे? जल मंडल। और वायु जो पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और क्योंकि ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ये तीनों चीजें पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी क्या बन जाती है? जीव मंडल। तो जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का ये घेरा, जहां वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीव मंडल कहते हैं। फिर जीव मंडल के दो घटक होते हैं, एक होता है सजीव घटक और एक होता है अजैव घटक या निर्जीव घटक। यानी कि एक जिसमें कि जैविक घटक कहेंगे, जिनमें जीवन होता है, जैसे कि सारे सजीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु। और एक होता है निर्जीव घटक, जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि वायु, जल और मृदा। तो वायु, जल, मृदा जीव मंडल के निर्जीव घटक है, जबकि जीव मंडल के जैविक घटक है सजीव, या इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। फिर है जीवन की श्वास वायु। तो हमें पता है वायु जो है वो बहुत सी गैसों का मिश्रण है, जिनमें नाइट्रोजन 75%, ऑक्सीजन होती है यहाँ पर 21%, और बाकी गैसें जो होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये बाकी जो अन्य गैसें होती हैं उनका मिश्रण होता है। यह जानना रुचिकर है कि पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का ही क्या है? परिणाम। देखो, क्योंकि पृथ्वी पर वायु में ऑक्सीजन 21% है, और ऑक्सीजन जो होती है वो हमको सांस लेने के लिए जरूरी होती है। ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट आपके दिमाग में आएगा कि भोजन का ऑक्सीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि भोजन के जब ऑक्सीकरण होगा उसी से हमें ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा है कि ग्लूकोज अणु को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज कहाँ होता है? हमारे खाने में होता है। तो जब आप ग्लूकोज के अणु को तोड़ोगे तो उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऊर्जा हमारे जीवन की जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनको चलाने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि कुल मिला के हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त डायरेक्ट नहीं होगी अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इसीलिए ऑक्सीजन का वायुमंडल में होना बहुत ही जरूरी है। शुक्र और मंगल ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का जो वायुमंडल है उसमें ज्यादातर क्या है? उसमें ज्यादातर 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसी वजह से शुक्र और मंगल ग्रह जो है वहां पर जीवन संभव नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो वायुमंडल है उसका जीवन के लिए या जीवन का होना वायुमंडल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जहां वायुमंडल होगा वहीं पर जीवन संभव होगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लूकोज अणु को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए, जब हम ये प्रक्रम करते हैं कि ग्लूकोज अणु को तोड़ते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन तो यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो ये प्रक्रम जो है अगर आप साइंस की दृष्टि से देखें तो उसे श्वसन कहते हैं। तो श्वसन के प्रक्रम में हम कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। सभी जीव श्वसन में यही करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति जो है वो पृथ्वी के वातावरण में दो तरीके से हो रही है। एक तो हो रही है श्वसन के परिणाम स्वरूप, जो ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, और दूसरी प्रक्रिया है दहन की। यानी कि फैक्ट्री में या आप देखें ऑटोमोबाइल्स में, जहां पर कोयला, पेट्रोल या डीजल जलता है,
तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट में मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रक्रम हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आती है। तो अगर ये वातावरण में लगातार आती रहती तो हमारे वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी पर दो ऐसे और प्रक्रम हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यूज हो जाती है। उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में फिर से स्थिर होना। और ये दो विधियों से होता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। पहली है, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। तो इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती है। और याद रखो, प्रकाश संश्लेषण में उल्टा होता है श्वसन का। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज हो जाती है और बदले में ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जहाँ भी पॉल्यूटेड एरिया होता है वहाँ हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और बदले में ऑक्सीजन मुक्त कर देंगे, जिससे वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है। बहुत से समुद्री जीव जंतु जो होते हैं वो जल में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अपना कवच बनाते हैं। तो जल में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कार्बोनेट कहते हैं, जिससे वो अपना कवच यानी कि शेल बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पाइला होता है, यूनियो होता है, इन सबके कवच कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। फिर जलवायु नियंत्रण में वायुमंडल की क्या भूमिका है? तो देखिए, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है और वायु जो होती है वो उष्मा की कुचालक होती है। तो ये जो वायुमंडल है ये पृथ्वी के औसत तापमान को दिन में और रात में यानी कि पूरे विश्व भर जो है वो नियत रखती है, मेंटेन रखती है, जिससे जीवन संभव हो पाता है पृथ्वी पर। क्योंकि ये जो वायुमंडल है, दिन में जब सूर्य का तापमान यानी कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर गिरती है तो वायुमंडल जो है वो तापमान को दिन में अचानक बढ़ने से रोकता है। और रात के समय ये ऊष्मा को और रात के समय ये ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को क्या करता है, कम करता है। क्योंकि वायु कुचालक है तो किरणें आएगी भी धीरे धीरे और वापस जब जाएगी, उत्सर्जित होगी, तो जाएगी भी धीरे धीरे। यानी कि पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होगी और धीरे धीरे ही क्या होगी, ठंडी होगी। और उतनी ठंडी फिर भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वे रात के समय भी जो ऊष्मा की विकिरणें हैं जो वापस वायुमंडल अंतरिक्ष में जानी है उसको पूरी तरह से बाहर जाने से क्या कर देते हैं, ये रोक देता है वायुमंडल, जिससे पृथ्वी का तापमान बहुत कम नहीं होता है रात में, ना दिन में बहुत ज्यादा होता है। और यही कारण है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की तरह ही सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है, लेकिन चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां का तापमान माइनस में 190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, यानी कि बहुत कम होता है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कि ये जो वायु की गति या पवने हवाएं कैसे चलती है। तो पवन जब चलती है तो वो जो होती है वो पृथ्वी या वायुमंडल के डिफरेंट तरीके से गर्म होने, अलग अलग तरीके से गर्म होने के कारण या असमान दर से गर्म होने के कारण चलती है। इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप मिट्टी का यानी कि पानी, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर स्थल भाग जो है और जलीय भाग दोनों भाग है। पृथ्वी की सतह पर स्थलीय भाग भी है और जलीय भाग भी है। तो स्थलीय भाग से भी विकिरण का परावर्तन होगा और पुनर्विकिरण होगा, और जलीय भाग से भी विकिरण का परावर्तन और पुनर्विकिरण होता है। लेकिन अगर आप स्थल भाग और जल भाग की कंपैरिजन करें तो मिट्टी जो होती है ना वो जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी होती है। किसकी बजाय? पानी की बजाय। पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे ही गर्म होता है। तो अगर आप दिन में देखें तो अगर आप जल मंडल और स्थल मंडल की कंपैरिजन करें तो स्थल मंडल जो होगा वो जल्दी गर्म होगा दिन में। किसकी कंपैरिजन में? जल मंडल की कंपैरिजन में। तो जहां दिन के समय अगर आप बात करेंगे तो स्थल के आसपास की वायु जो होगी वो ज्यादा गर्म होगी। ठीक है, तो स्थल के आसपास की वायु जब गर्म होगी, और गर्म वायु हमेशा हल्की होती है,
गर्म वायु कैसी होती है? हल्की होती है। और ये जो हल्की होगी, स्थल के पास की गर्म वायु हल्की होकर वो ऊपर उठ जाएगी। तो जैसे ही वायु ऊपर उठेगी, उसकी जगह पर कम दाब का क्षेत्र बन जाएगा और हवाएं हमेशा अधिक दाब से कम दाब की तरफ चलती है। तो जल मंडल पर यानी कि समुद्रों के ऊपर जो हवा ठंडी होगी और जो अधिक दाब वाली होगी, वो जल्दी से इस कम दाब के क्षेत्र की तरफ क्या हो जाएगी? प्रवाहित हो जाएगी। यानी कि अगर आप दिन के समय देखें तो वायु की दिशा जो होगी वो जल भाग से स्थल भाग की तरफ होती है। और अगर आप रात में देखेंगे तो रात में क्योंकि पानी जो होता है वो धीरे-धीरे ठंडा होता है, जबकि पृथ्वी जो है वो पहले जल्दी से क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो अगर आप रात के समय देखें तो गर्म जल होगा, तो गर्म जल मंडल के ऊपर की वायु गर्म होगी, तो वहाँ कम दाब का क्षेत्र बनेगा क्योंकि वो गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, वहाँ पर कम दाब का क्षेत्र बनेगा। और अब रात के समय वायु की दिशा जो होगी वो स्थल मंडल से जल मंडल की तरफ होती है। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकलता है कि हवा की जो सभी गतियां हैं वो विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। लेकिन इन हवाओं को बहुत से अलग कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे कि पृथ्वी की घूर्णन गति और उनके मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं। ये भी जो पवन की दिशा है उसको प्रभावित करते हैं। तो 3 कारक हो गए। एक तो पृथ्वी की सतह का अलग-अलग तरीके से गर्म होना, असमान विधि से वायुमंडल का गर्म होना रीज़न है। दूसरा रीज़न है पृथ्वी की घूर्णन गति और तीसरा है पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएँ। ये सब किसको डिपेंड करती है? हवा की गतियों को। और इसी तरह से हवा की गति पर ही निर्भर करता है वर्षा। तो वर्षा कैसे होती है? देखिए, वर्षा जो होती है, दिन के समय जब जल भाग गर्म हो जाता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में जल वाष्प बनती है, ठीक है? तो जल भाग गर्म होकर क्या बनेगा? जल वाष्प बनेगी। अब ये जो वायु होती है, वो उस जल वाष्प को लेकर ऊपर चली जाती है वायुमंडल में, ठीक है? और वायु क्योंकि गर्म होती है स्थल और जल मंडल के पास की, तो वो गर्म वायु उस जल वाष्प को लेकर ऊपर उठ जाती है। जैसे ही वायु ऊपर जाती है तो वहाँ कैसी हो जाएगी? वो दूर-दूर हो जाएगी, फैलेगी और ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होने के कारण जो जल वाष्प है वो छोटी-छोटी जल की बूंदों में संघनित हो जाएगी। मतलब कि वो वाष्प से वापस किसमें बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी और छोटी-छोटी बूंदें बना लेगी। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्प का वापस जल में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और ये बूंदें जो होती हैं, ये छोटे नाभिक का काम करती है और जो हवा में छोटे-छोटे कण होते हैं, वो भी किसका काम करते हैं? एक नाभिक का काम करते हैं और उसके चारों ओर बूंदें जमा हो जाती है। जैसे-जैसे जैसे-जैसे बूंदें जमा होती है, वैसे-वैसे ये बूंदें क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। और जब ये बूंदें बड़ी हो जाएगी तो भारी हो जाती है और फिर वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती है। तो इस तरह से वर्षा होती है। कभी-कभी जब वायु का तापमान बहुत कम हो जाता है, तो पानी यानी वर्षा के रूप में नहीं गिरकर ये किसमें गिरती है? हिमवृष्टि या ओले के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर ही निर्भर करता है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है? तो आज के लिए इतना।